Welcome to my channel Exam तैयारी सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो एवरीवन। हम लोग कल अपनी वीडियो में मोटिवेशन को समझ रहे थे और मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि मोटिवेशन होता क्या है। ठीक है। और हमने देखा था मोटिवेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो आपने देखा था कि मोटिवेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, मैं उसका वो जो पार्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। तो मोटिवेशन क्या है, दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा बाह्य अभिप्रेरणा और दूसरा होता है हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा कैसी होती है, हमारी पॉजिटिव होती है, यानी कि सकारात्मक होती है, और जो हमारी बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो नकारात्मक होती है। ठीक है, इतनी बात तो आप अच्छे से समझ गए थे। एक चीज़ और समझना है कि जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, अब आप पहचानेंगे कैसे। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे उसकी, जैसे कि भूख, प्यास, प्रेम, काम, ये सब कैसी आंतरिक अभिप्रेरणाएं हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है कि आपका खुद का जो मन होता है वो कहता है, आप खुद से उस काम को करते हो। तो वहाँ पे जैसे अभी क्वेश्चन में आता है कि एक व्यक्ति है और उसकी इच्छा है कि अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है, तो आप सोचोगे डॉक्टर बनना जो है वो तो बाह्य अभिप्रेरणा हो गई, क्योंकि हम किसी से प्रेरित होकर बाहर बाहर की वो चीज़ों को देख कर कि भाई डॉक्टर जो होता है उसका काफ़ी नाम होता है, फेम होता है, पैसा होता है। लेकिन वो जब ये कंडीशन होगी तो हमारा हो गया बाह्य अभिप्रेरणा। लेकिन अगर उसकी इच्छा है, वो चाहता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो आप समझ लीजिएगा वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, क्योंकि वो उसकी इच्छा है। वो ये देखकर नहीं डॉक्टर बनना चाहता है कि मुझे पैसा मिलेगा या मेरा बहुत नाम होगा, वो इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसकी खुद की ख्वाहिश है। क्योंकि आपको याद रखना है कि आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जिसकी प्राप्ति के बाद क्या होता है कि वो एक लक्ष्य है आपका। हर एक अभिप्रेरणा की क्या होती है, एक नीड होती है। ठीक है, बिना किसी नीड के कोई भी, यानी बिना किसी आवश्यकता की कोई अभिप्रेरणा होगी ही नहीं। जब आपके मन में कोई इच्छा है, कुछ आप चाहते हो, कोई आपकी आवश्यकता है, तभी आप किसी उस काम को पाने के लिए या उस चीज़ को पाने के लिए क्या अभिप्रेरित होगे, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो, बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, और उसको आप खुद से चाह रहे हो, ठीक है, किसी को देखकर नहीं आपके मन में हुआ है कि मुझे ये बनना है, आपकी खुद की इच्छा है। तो जब आप वो बन जाओगे तो आपको क्या है, संतोष मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और आंतरिक अभिप्रेरणा वही होती है जब आपको उसकी प्राप्ति हो जाती है, जो भी आपका लक्ष्य था, गोल था, तो आपको क्या है, संतोष मिलता है। भले ही आप उसमें सक्सेसफुल ना हो, बहुत ज़्यादा पैसा ना कमा पाएँ, लेकिन आप जो चाहते थे कि आप चाहते थे मैं डॉक्टर बन के दूसरों की हेल्प करूँ, ठीक है, तो आपको उसमें क्या संतोष मिलेगा। तो वहाँ ऐसी कंडीशन अगर प्रश्न में आती है कि वो चाहता है या उसकी इच्छा है, तो आप वहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा ही लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अभिप्रेरणा की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा जो है वो होता क्या है, उसकी क्या प्रकृति है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि अभिप्रेरणा क्या है, प्रक्रिया भी है और परिणाम दोनों है। कैसे दोनों चीज़ें हैं, मैंने आपको गुड की परिभाषा भी बताई थी अभिप्रेरणा की। उन्होंने क्या बताया था कि अभिप्रेरणा क्या है, किसी कार्य को प्रारंभ करती है, प्रारंभ करना, कार्य को करते रहना और अंत तक करते रहना, जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, क्या है, अभिप्रेरणा में शामिल होता है। तो इसी नज़रिए से अभिप्रेरणा क्या है, वो प्रक्रिया भी है और परिमाण भी है। कैसे प्रक्रिया कैसे है, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा, ठीक है, उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने को प्रवृत्त करती है। तो अभिप्रेरणा प्रक्रिया हो गई, क्योंकि जब आप अभिप्रेरित होते हो तभी प्रोसेस जो है वो शुरू होती है किसी भी चीज़ को पाने की। आपकी कोई इच्छा थी, ठीक है, आपको वो चीज़ जो है वो चाहिए थी, तो उसके लिए आप अभिप्रेरित हुए कि हाँ अब मैं ये काम जो है उसे करूँगा और इस चीज़ को या इस पोजीशन को पाके रहूँगा। तो आपने क्या एक प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब परिमाण कैसे है कि यह वह आंतरिक ऊर्जा है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने की ओर प्रवृत्त करती है। ठीक है, तो परिमाण कैसे है, क्योंकि आपका कोई लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य था जिसको आपको पाना था, यानी आपकी कोई आवश्यकता थी जिसको आपको पाना था, तो उसके लिए आपके अंदर ये एक आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य कर रही है। और उस उद्देश्य को आप जब तक नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक जो आपका अभिप्रेरणा है वो आपके साथ हमेशा रहेगी, आप मोटिवेटेड रहोगे। तो इस तरह से क्या है कि अभिप्रेरणा प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। ठीक है, दूसरी बात है कि अभिप्रेरणा को
जन्म किसी ना किसी आवश्यकता से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अभिप्रेरणा की जो शुरुआत है वो किससे होती है, किसी आवश्यकता से होती है। अभी आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, अभी मैं ये कंप्लीट करा लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अभिप्रेरणा चक्र यानी कि मोटिवेशन साइकिल क्या है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि मोटिवेशन जो होते हैं उसके कौन कौन से सोर्स होते हैं और किस तरह से वो कार्य करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे अब कैसे शुरुआत होती है अभिप्रेरणा की। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का जन्म जो है वो किसी आवश्यकता से होता है। कैसे, जैसे अभी आपकी आवश्यकता है कि हाँ आपको सीटेट क्लियर करना है। ठीक है, तो इसलिए आप अभी प्रेरित हो कि मुझे पढ़ना है सीटेट के बारे में और उसे निकालना है। ठीक है, या आपकी 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 आवश्यकता हो सकती है कि आपको जॉब चाहिए या आपको टीचर बनना है। ठीक है, ये सारी आवश्यकताएं होती है जिसके लिए आप मोटिवेट हो। जब आप एक बार टीचर बन जाओगे तो आपकी ये वाली नीड पूरी हो जाएगी, तो आप अब उसके लिए अभी प्रेरित नहीं रहोगे, है ना, वो आपकी इच्छा ख़त्म हो जाएगी। या आप सिंपली समझ लीजिए कि आपको जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा, भूख लगना। ठीक है, तो जब आपको भूख लगती, भूख का एहसास होता है, यानी आपकी नीड होती है उस समय भोजन, आपको भोजन की ज़रूरत होती है, भोजन खाना, क्योंकि आपको भूख लग रही है। तो आप अभी प्रेरित हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो, प्रक्रिया में शामिल हो जाते हो, भोजन को खोजने लगते हो या बनाते हो। जब आप बना लेते हो, उसे खा लेते हो, तो आप तृप्त हो जाते हो, आपकी आवश्यकता ख़त्म हो जाती है, तो आप फिर मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है, अभिप्रेरणा भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी अभिप्रेरणा की जो का जन्म है वो क्या है, आवश्यकता से प्रारंभ होता है। अभिप्रेरणा एक उत्तेजना की स्थिति होती है जिसे कम करने के लिए वह क्रियाशील होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जब आप अभिप्रेरित हो गए, आपकी एक इच्छा है, आप अभिप्रेरित हुए, ठीक है, अब उसको प्राप्त करने के लिए जो भी आपकी आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिए क्या हो जाओगे, आप क्रियाशील हो जाओगे, एक उत्तेजना हो जाएगी आपके अंदर, एक स्टिमुलेशन आ जाएगा या एक एक्साइटमेंट आ जाएगा, आप क्रियाशील हो जाओगे तुरंत से। जैसे खाना बनाने लगोगे, वैसे आप खाना नहीं बनाओगे, अगर आपको भूख नहीं लगी तो आप बैठे रहोगे, अपना मस्ती करोगे, जो भी काम करे। लेकिन जब आपको भूख लगेगी तभी आप खाना बनाओगे, है ना, या खाना को ढूंढोगे, खरीदने जाओगे, जैसे भी वट एवर आप जैसे भी आपको वो चीज़ चाहिए होगी, तो उसके लिए आप क्रियाशील होगे। जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाएगी आप तब तक क्रियाशील रहोगे। अभिप्रेरणा व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, जैसे अभी भले ही आप जानते हो कि सीटेट का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, होने के चांसेस नहीं है, फिर भी आप क्या रेगुलरली आप क्या क्रियाशील हो, क्योंकि अभी आपका जो लक्ष्य था वो आपको नहीं मिला है। वो आपके अंदर क्या, कौन सी चीज़ है जो आपको एक्टिव किए हुए है, अभी प्रेरणा ही है ना, जो आपको एक्टिव किए हो कि नहीं मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम तो कभी भी आ सकता है और मुझे लगातार जो है पढ़ते रहना है। तो जब तक आपको उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती आप कैसे अभी प्रेरित रहते हो, ये है प्रकृति। और लास्ट पॉइंट है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को रुचि के अभाव में भी क्रियाशील रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार ऐसा है कि भले ही आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को पाने के लिए अभिप्रेरित हैं, ठीक है, आप मोटिवेटेड है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप क्रियाशील रहते हैं। तो रुचि ना होते हुए भी आप अभिप्रेरित रहते हैं। कैसे, जैसे एक एग्जांपल समझ लिए कि एक छात्र है जिसकी इच्छा है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है। ठीक है, उसकी वो चाहता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, पैसा कमाना चाहता है, उसको पता है बहुत अच्छी सैलरी है, अच्छा खासा सब कुछ है, तो वो इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन वो क्या, मैथ में वीक है, उसकी मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्योंकि वो इंजीनियर बनने के लिए अभी प्रेरित है, ठीक है, मोटिवेटेड है, तो वो क्या है, वो फिर भी क्रियाशील रहेगा और गणित की प्रैक्टिस करता रहेगा, सीखता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि इंजीनियर बनना है तो मैथ आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपकी किसी चीज़ में रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्या है, अभिप्रेरित हैं, तो आप सदैव क्या है, क्रियाशील रहते हैं। तो अभिप्रेरणा आपको रुचि ना होते हुए भी क्रियाशील रखती है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब ये जो बातें मैं बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करती हूँ, उसमें क्वेश्चन छुपे होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसा आ सकता है कि एक व्यक्ति ऐसे ऐसे इंजीनियर बनना चाहता है और उसकी मैथ में जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या आप उस समय आप उसको क्या समझोगे कि वो उत्तेजित है या अभिप्रेरित है कि नहीं, क्रियाशील है कि नहीं। तो आपको याद रखना, भले उसकी रुचि नहीं है लेकिन वो अभिप्रेरित है। अभिप्रेरणा जो है फिर भी क्रियाशील रखती है। ठीक है, अब देखते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत। स्रोत देखिए क्या है, इससे से ही आप पूरी जो अभिप्रेरणा की जो साइकिल है, चक्र है, यानी मोटिवेशन साइकिल, उसको आप समझोगे। उस जो मोटिवेशन चक्र है मैं आपको दिखाती हूँ
ये हमारा मोटिवेशन चक्र है, यानी कि साइकिल है, यानी अभिप्रेरणा चक्र है। ये जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जिनका बताऊँगी उन्होंने क्या है 5 स्टेप बताए, कुछ ने 4 स्टेप बताए हैं, कुछ ने 5 स्टेप बताए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है। चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। एक चीज़ और, ये आप ऐसा मत समझिए कि मोटिवेशन सिर्फ सीटेट के लिए, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में मोटिवेशन से आता ही आता है, ठीक है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये जो साइकिल है उसमें शुरुआत कैसे होती है, जैसे मैंने बोला कि कोई भी अभिप्रेरणा है उसके लिए आवश्यकता ही जो है उसकी जननी है, ठीक है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी आप क्रियाशील होगे उसको पाने के लिए, तभी आप अभिप्रेरित होगे। फिर वहाँ से क्या होता है, फिर जब आप किसी चीज़ की आवश्यकता, फिर आप क्या है एक अंतर्नोद या चालक होता है जो आपको क्या है एक्टिव करता है, चलाता है, ठीक है। फिर आप एक्टिविटी करते हो, क्रिया करते हो उस चीज़ को पाने के लिए। फिर बीच में आपको प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव कि आप उस काम को करो, प्राप्त करो, जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। उसके बाद आवश्यकता की पूर्ति जब हो जाती है तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो और आप की जो भी प्रेरणा है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन ये साइकिल चलती रहती है, क्योंकि एक आवश्यकता आपकी समाप्त हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है पूरा हमारा मोटिवेशन साइकिल है। तो ये जितने भी स्टेप हैं इनको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है इन स्टेप्स में, ठीक है। तो आइए डिटेल में देखते हैं। तो उन जो साइकिल है उसमें क्या है, सारे अभिप्रेरणा के सोर्स हैं, ठीक है। पहले हम सोर्स को समझेंगे, फिर समझेंगे कि उस साइकिल में सोर्स कैसे काम करते हैं। अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी अब तक। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारी आवश्यकताएं आएंगी, यानी जब आवश्यकता होगी तभी अभी हम अभिप्रेरित होंगे, यानी अभिप्रेरणा की जो साइकिल है वो स्टार्ट होगी। आवश्यकता क्या है, आवश्यकता में किसी कमी की पूर्ति के लिए होती है। यानी कि आवश्यकता का क्या मतलब है, जो चीज़ आपके पास नहीं है तो आपको उसकी ज़रूरत है, यानी आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है, वही आपके लिए क्या है, आवश्यकता होती है। जैसे प्राणी के शरीर में पानी की कमी की पूर्ति के लिए पानी की आवश्यकता का अनुभव होना। जैसे आपको क्या है, आपके पास आपके शरीर में पानी की कमी हो गई तो आपको क्या प्यास लगेगी, आपको प्यास लग रही है तो उसका मतलब है कि आपको पानी चाहिए, है ना। तो उस समय आपकी आवश्यकता क्या होगी, पानी, ठीक है। तो उसके लिए आप अभिप्रेरित होगे, क्रियाशील होगे, आप पानी लेने जाओगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कि आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। अब आवश्यकता 2 प्रकार की किसके बेस पे होती है, जैसे अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, उसी के बेस पे आवश्यकता भी जो है हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक अथवा जैविक, और दूसरी होती है मनोसामाजिक यानी कि साइको सोशल। तो शारीरिक और जैविक कैसी हो गई, ये आवश्यकता मनुष्य में तनाव करती हैं और उनकी पूर्ति के लिए क्रियाशील हो जाता है और उनकी प्राप्ति होते तक क्रियाशील रहता है। तो देखिए शारीरिक और जैविक में कौन से आ गई, जैसे भूख लगना, भूख यानी खाना जो हो गया आपकी आवश्यकता, प्यास ये पानी जो हो गई वो आपकी आवश्यकता, है ना। तो ये सारी हमारी शारीरिक होगी। मनोसामाजिक होगी, जैसे कि आप चाहते हो मेरा नाम हो, आप आत्मसम्मान चाहते हो, एक ऊंचा स्तर चाहते हो, या आप एक अच्छी पोजीशन चाहते हो, तो वो सारी हमारी मनोसामाजिक हो गई, ठीक है। जो हमारे समाज से रिलेटेड हो, हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड हो। तो 2 तरह की आवश्यकताएं होती हैं और ये आवश्यकताएं जब तक मनुष्य को नहीं मिलती तब तक वो क्रियाशील रहता है। और ये आवश्यकता जो है मनुष्य के अंदर तनाव उत्पन्न कर देती है, टेंशन उत्पन्न करती है। जैसे अगर आपको भूख लग रही है, ठीक है, अब आप वैसे अच्छे खासे बैठे रहोगे, लेकिन जब आपको भूख लग रही होगी बहुत ज़ोर से, तो आप एकदम से हलचल होती रहेगी आपके कि हाँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे, अरे मुझे भूख लग रही, जल्दी से मुझे खाना। तो क्या एक आपके अंदर क्या उत्तेजना आ जाएगी, एक टेंशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कुछ बनना है, या आपके मान ली 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम है, आपको अच्छे नंबर लाने, टॉप करना है, ठीक है, तो आप हमेशा क्या एक्साइटेड रहोगे, आपके अंदर टेंशन रहेगी कि अरे मेरे कैसे नंबर आएंगे, मैं क्या करूँ हमेशा। तो कोई भी आवश्यकता क्या करती है, आपके अंदर तनाव उत्पन्न करती है और उस तनाव के कारण आप क्रियाशील होते हो। और वो क्रियाशीलता जो है वो तब तक चलती है जब तक आपकी जो आवश्यकता है वो आपको मिल नहीं जाती, पूरी नहीं हो जाती। तो इस बेस पे बोरिंग और लैगफील्ड ने क्या कहा है कि आवश्यकता को तनाव के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, यानी आवश्यकता को हम ये भी कह सकते हैं कि वो तनाव है। सेकंड आता है हमारा अंतर्नोद या चालक, इसे इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं। अब ये क्या है, देखिए आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव या उत्तेजना यानी कि टेंशन या अराउजल पैदा करती है, और ये तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे अंतर्नोद या चालक कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत किससे हुई, हमारी आवश्यकता से,
ठीक है, अभिप्रेरणा की। जब आवश्यकता हुई तो आपको आपके अंदर क्या है, तनाव आ गया, टेंशन आ गया, अराउज़ल आ गया, ठीक है, उत्तेजित हो गए आप उस आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए। अब वो जो तनाव जिस रूप में दिखाई देगा आपके, हमें देखने को मिलेगा ना आपके अंदर कि आप क्या है, तनाव है, तो वो तनाव जिस रूप में दिखाई देगा उसको हम चालक या ड्राइव कहते हैं। जैसे कि भोजन की आवश्यकता पर भूख लगना, पानी की आवश्यकता पर प्यास लगना। तो यहाँ पे भोजन आपकी आवश्यकता है, और भोजन जब आपको भूख लग रही है तो आप भोजन चाहिए तो आपको क्या है, भूख लगेगी, तो भूख यहाँ पे क्या है, ड्राइव है, ठीक है। इसी तरह से पानी की आवश्यकता पर प्यास, प्यास का लगना क्या है, वो हमारा यहाँ पे चालक है। तो जो भी आपकी आवश्यकता है उसके लिए आपके अंदर एक तनाव उत्पन्न होगा, वो तनाव जिस रूप में दिखाई देगा वो हमारा ड्राइव कहलाता है। यह चालक आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राणी को क्रियाशील करता है। मेनली उसका नाम चालक क्यों रखा है, क्यों कि चालक जो होता है आपकी जो भी आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिए आपको चलाएगा, ठीक है, एक्टिवेट करेगा, ठीक है, आपको ड्राइव करेगा, ठीक है। ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाएगा, तो वो आपको क्रियाशील करता है, एक्टिव करता है। जैसे कि भोजन या पानी प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अब आपकी जो भूख है, आपकी जो प्यास है, उसको मिटाने के लिए आप क्या हो जाओगे, क्रियाशील हो जाओगे, प्रयत्न करने लगोगे कि जल्दी से मुझे पानी मिल जाए, पानी को खोजोगे या खाने को खोजने लगोगे। फिर थर्ड आता है हमारा प्रोत्साहन, इंसेंटिव। ये क्या होता है, प्रोत्साहन को उद्दीपन भी कहते हैं, ठीक है। जो प्रोत्साहन होता है उसको आप स्टिमुलस भी कहते हैं, क्योंकि क्या है, अभी आप समझोगे कि प्रोत्साहन बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाली वह वस्तु है जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति कर आवश्यकता के कारण उत्पन्न चालक को शांत करती है, जैसे भूख की पूर्ति के लिए भोजन। अब प्रोत्साहन क्या है आपका, जो आपका की जो आवश्यकता थी उसको प्राप्त करने कराती है आपको, यानी उसकी पूर्ति करती है, और आपके अंदर जो तनाव उत्पन्न हुआ था उसको शांत करती है। तो अब प्रोत्साहन क्या है, एक स्टिमुलस की तरह काम करती है। स्टिमुलस की तरह कैसे काम करती है कि जैसे कि अभी आपको जैसे ये तो सिंपल हो गया, जैसे भूख की प्राप्ति के लिए भोजन, यहाँ पे भोजन क्या हो गया आपका, प्रोत्साहन हो गया, इंसेंटिव हो गया। जब आपको भोजन मिल गया, आपकी आवश्यकता पूरी हो गई और आप फिर क्या है, शांत हो जाओगे। लेकिन जैसे जिस केस में, जैसे मान लिया कि आपको भोजन चाहिए था, ठीक है, और भोजन को छोड़िए, जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपका लक्ष्य है कि मुझे फर्स्ट आना है क्लास में, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप मतलब आप क्रियाशील हो पढ़ने में, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप धीरे धीरे से कैसे डाउन होने लगोगे, आपको लगने लगेगा कि अरे मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, शायद मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊँगी। तो उस समय अगर आपको कोई प्रोत्साहन दे देगा, ठीक है, कि नहीं नहीं आपके आ जाएंगे, ये लो एक अच्छी सी बुक मुझे मिली है, या एक अच्छा सा वीडियो मुझे मिला है, ये देख लो, या एक अच्छा सा टीचर मिला है, इनसे बात कर लो, कोचिंग ले लो, तो वो सब क्या एक इंसेंटिव की तरह काम करेंगे, प्रोत्साहन की तरह काम करेंगे, जो कि आपको एक्टिवेट कर देंगे फिर से, और आप जो है अपनी जो भी आवश्यकता थी उसके लिए काम करने लगोगे, और जब तक उसकी पूर्ति जो है वो नहीं होगी आप उसे करोगे, और फिर उस जो भी आपकी आवश्यकता थी उसको पूरा कर लोगे। तो वहाँ पे हमारा जो प्रोत्साहन है वो एक स्टिमुलस की तरह, यानी उद्दीपन की तरह कार्य करेगा। जैसे हम छोटे बच्चे से काम कराना चाह रहे हैं और बच्चे नहीं करते, तो हम उनको बोल देते हैं कि हम आपको टॉफ़ी देंगे या चॉकलेट देंगे, तो वहाँ पे वो टॉफ़ी या चॉकलेट क्या हो गया, एक प्रोत्साहन हो गया, है ना, एक स्टिमुलस की तरह कार्य किया, उद्दीपन की तरह कार्य किया, जिसने उस बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुँचने में हेल्प की। तो प्रोत्साहन क्या है कि जो भी हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर आवश्यकता के कारण उत्पन्न जो चालक था उसको शांत करता है। जैसे भूख लगने पे हमारा भोजन क्या है, प्रोत्साहन है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है पूरे मोटिवेशन में। साइकिल शुरू होती है आवश्यकता से, आवश्यकता हमारे अंदर तनाव उत्पन्न करती है जिसे हम चालक कहते हैं, यानी ड्राइव कहते हैं। ड्राइव हमें एक्टिवेट करता है, और उसके बाद हम एक्टिवेट रहते हैं तब तक जब तक हमें क्या है, हमारी जो आवश्यकता उसे मिल नहीं जाती है, यानी कि फिर होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के बाद हमारा सेटिस्फेक्शन होता है, जब हमें आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। तो हिलगर्ड के अनुसार सामान्यतः उचित प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने से अंतर्नोद की तीव्रता कम हो जाती है। उसके बाद आता है एक प्रेरक तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रेरक क्या होते हैं, मोटिव्स, जो कि आपको मोटिवेट करके रखते हैं, यानी कि मेनली आप मोटिवेट
की वजह से होते हैं, प्रेरक की वजह से। तो प्रेरक क्या है, एक बहुत ही व्यापक शब्द है और प्रेरक के अंदर ही जो ये सारी चीज़ें यानी कि आवश्यकता हो गई या प्रोत्साहन हो गया या चालक हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी प्रेरक के अंदर ही आ जाती है। प्रेरक जैसे कि आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थिति, रुचि, ठीक है, या कोई पोजीशन, ये सब क्या है, प्रेरक है। प्रेरक मैंने आपको डिटेल में बताया था फर्स्ट पार्ट में। अब हम देखते हैं अभी प्रेरणा चक्र, यानी अभी हमने ये सारे सोर्सेज देख लिए, तत्व देख लिए कौन कौन से हैं अभी प्रेरणा के, है ना। अब वो काम कैसे करते हैं, और एक हम साइकिल देखेंगे मोटिवेशन की, यानी प्रेरणा चक्र, जो कि हमें दिया था हिलगर्ड ने, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी साइकिल में 5 स्टेप्स बताए हैं, कुछ लोगों ने 4 स्टेप बताए, लेकिन हम इन्हें देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। मनोवैज्ञानिक हिलगर्ड ने आवश्यकता, अंतर्नोद यानी कि चालक और प्रोत्साहन, 3 चीज़ें भी हमने समझी ना, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, इन तीनों के बीच में संबंध बताया, ठीक है, और जो कि बड़े सरल और स्पष्ट रूप से उन्होंने इसको समझाया। तो ये चीज़ें, ये क्या है, एक पूरी प्रोत्साहन प्रेरणा की का चक्र है, ठीक है। अब वो किस तरह से कार्य करता है, सबसे पहले आता है हमारी आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता है हमें किसी चीज़ की, तो हमारे अंदर प्रेरणा जगती है, यानी अभी प्रेरणा जगती है। और आवश्यकता जो है वो अंतर्नोद या चालक को उत्पन्न करती है, यानी आवश्यकता की वजह से हमारे अंदर एक तनाव उत्पन्न होता है ना, और उस तनाव को ही हम क्या कहते हैं, या एक उत्तेजना उत्पन्न होती है, अराउजल उत्पन्न होता है, जिसको हम ड्राइव कहते हैं, चालक कहते हैं। अब चालक क्या करता है, हमें एक्टिवेट करता है कि हम जो भी हमारी आवश्यकता है उसको पाने के लिए हम लगातार प्रयत्न करते रहें। जैसे हम एक उदाहरण लेके चलते हैं कि सीटेट यहाँ पे आपकी आवश्यकता है कि आपको सीटेट निकालना है। सीटेट निकालने की वजह से आपके अंदर एक तनाव उत्पन्न हुआ है, एक उत्तेजना उत्पन्न होती है कि मुझे पढ़ना है, तो वो उत्तेजना हमारी एक चालक कहलाएगी, ठीक है। वो आपके अंदर चालक उत्पन्न हुआ है कि हाँ मुझे चलना है, मुझे कार्य करना है। वो चालक आपको क्या निरंतर एक्टिवेट रखेगा, ठीक है, कि हाँ आप काम करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोत्साहन। तो क्रिया देखिए यहाँ पे आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति जो कि क्रिया और प्रारंभिक व्यवहार की ओर ले जाती है, ठीक है। तो हमारा जो ड्राइव है वो क्या कर रहा है, हमें चला रहा है, हम एक्टिवेट है, हमारा जो भी प्रारंभिक बिहेवियर है यानी कि प्रिपोर्टरी बिहेवियर है वो हमारा स्टार्ट रहेगा कि शुरुआत में हमें क्या करना है, कैसे तैयार चीज़ें को पाने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या है स्टार्ट रहेंगी। और प्रोत्साहन बाह्य वस्तु है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है और संतुष्टि द्वारा अंतर्नोद को कम करती है, ठीक है। तो अंतर्नोद हमारे अंदर तब तक रहेगा जब तक क्या है हमें प्रोत्साहन नहीं मिल जाएगा, हमारा इंसेंटिव नहीं मिल जाएगा, यानी कि हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें नहीं मिल जाएगी। जो भी बाह्य वस्तु है, जैसे यहाँ पे हमारा है कि हमें एग्ज़ाम देना है, ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम देना है। तो जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमारा प्रोत्साहन ख़त्म हो जाएगा, और जब हम उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, हमारी जो आवश्यकता थी क्या है अब इस समय एग्ज़ाम को क्लियर करना, जब आप रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आप क्या हो जाएगी, आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ अब तो मेरा एग्ज़ाम निकल गया, अच्छे नंबर से निकल गया। तो आप वहाँ पे क्या हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो आपकी जो ये वाली अभी प्रेरणा थी कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है वो समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो आवश्यकता थी एग्ज़ाम को क्लियर करना वो समाप्त हो गई, ठीक है। लेकिन इन केस मान लिया आपको कुछ अच्छे नंबर चाहिए थे, आपके उतने अच्छे नंबर नहीं आए, तो फिर आप अभी भी एक्टिव रहोगे। अब आपकी नई आवश्यकता क्या होगी, आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, आपके नंबर भी आप पास भी हो गए, मान लिया 90, 92, 95 मार्क्स आए, लेकिन आपको 100 प्लस चाहिए थे या 120 प्लस चाहिए थे। तो वहाँ पे आपकी एक नई आवश्यकता बन जाएगी जो कि अब होगी, आप सीटेट पास करना आपकी आवश्यकता नहीं होगी, अब आपके अच्छे नंबर लाना आपकी आवश्यकता होगी। एक नई आवश्यकता होगी, यानी एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, आप फिर से एक्टिव हो जाओगे, आपके अंदर फिर से तनाव उत्पन्न होगा, आप फिर एक्टिविटी करोगे, ठीक है, फिर से आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आप आवश्यकता को प्राप्त कर लोगे तो फिर शांत हो जाओगे। तो इस तरह से जो मोटिवेशन की साइकिल है वो चलती रहती है अलग अलग आवश्यकता के लिए। एक आवश्यकता पूरी होती है इंसान की, तो दूसरी, जैसे अब आप मान लिया अच्छे नंबर से भी आप पास हो गए, उसके बाद आप चाहोगे कि हमें जॉब मिल जाए, तो आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे। जब इंटरव्यू क्लियर कर लोगे तो आप चाहोगे कि जो भी आपकी पोजीशन मिली उसमें प्रमोशन के लिए आप तैयारी करोगे। तो आवश्यकता जो है निरंतर चलती रहती है और मोटिवेशन जो है वो सारी होती रहती है, इसलिए मोटिवेशन की साइकिल भी चलती रहती है। तो ये थी हमारी मोटिवेशन की साइकिल। कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें कि क्या 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 चीज़ क्या है। प्रोत्साहन जो है वो क्या है, हमारी एक बाहरी वस्तु है जो
हमें जो भी हमारी आवश्यकता है उसको प्राप्त करती है, प्राप्त कराने में संतुष्टि देती है। और जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारा जो अंतर्निरोध था यानी चालक जो था वो कैसा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रोत्साहन हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करता है। समझ रहे हैं आप? तो ये थी पूरी साइकिल, ये था हमारा मोटिवेशन। अब नेक्स्ट, अभी आप ये मत सोचिएगा मोटिवेशन ख़त्म हो गया, बहुत कुछ है मोटिवेशन में। नेक्स्ट हम प्रेरकों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, प्रेरक जो है उनको क्लासीफाई किया गया है और हम देखेंगे अधिगम में जो है इसके सिद्धांत भी हैं। अभी प्रेरणा के सिद्धांत हैं, उन्हें भी देखना है, फिर अधिगम में क्या रोल है इसका वो भी देखना है अभी। तो देखिए, अब ये प्रेरकों का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि एक बच्चा जो है वो खेलना कूदना या फिर दौड़ना, ये जो है किस तरह का अभिप्रेरणा है। तो आप सोचोगे कि ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा है क्योंकि शारीरिक या जैविक से रिलेटेड है, लेकिन ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा के बहुत सारे टाइप्स हैं, यानी कि क्लासीफाई किया गया। कृत्रिम अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, स्वाभाविक अभिप्रेरणा है। ठीक है, जैसे घूमना जो है वो एक स्वाभाविक अभिप्रेरणा है। तो वो अगर आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड काफ़ी आते हैं और फिर बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो अभिप्रेरणा प्रेरक जो है उनका वर्गीकरण जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है डिफरेंट तरह की जो अभिप्रेरणा है उनको समझ पाओगे। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में से क्लियर कर दूँगी। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।